नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका सीधा फायदा आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। सबसे पहले आज हम बात करेंगे डायल 112 यानी कि डायल 112 की, क्योंकि नागरिकों को 112 नंबर डायल करना होगा और ये नई हेल्पलाइन पुलिस, फायर, एम्बुलेंस यानी कि आपातकालीन स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरियाणा के नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात सरकार की ओर से आज दी गई। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। पंचकुला में हरियाणा 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जिसके शुभारंभ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने की। वहीं इस मौके पर गरिमामयी उपस्थिति के तौर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत हरियाणा पुलिस के डीजीपी मनोज यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। साथ ही 112 परियोजना के संचालन के लिए नवनिर्मित अत्याधुनिक स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मोबाइल डेटा टर्मिनल से लैस 601 इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को भी पंचकुला से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब हरियाणा पुलिस केवल एक कॉल की दूरी पर होगी। उन्होंने नई आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को ऐतिहासिक कदम बताया और हरियाणा का विकास 5S शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन पर केंद्रित है। ऐसे में आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के लॉन्च के साथ ही प्रदेश के लोगों को सुरक्षा और स्वावलंबन सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अगर ये चीज़ें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें, तो मैं समझता हूं एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ये सार्थक हो जाएगा। हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं, उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 630 गाड़ियों की ये सेवा शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी, जिसे जल्द बढ़ाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्तमान में 30 PCR वाहन हैं, जिन्हें आने वाले समय में आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा और इनकी संख्या बढ़ाकर 900 करने की योजना है, जिसके तहत एक विधानसभा में कम से कम 10 वाहन सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे कोई भी हरियाणवी अपने आप को बेसहारा न महसूस करे। ये 112 उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये पूरे हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे PCR हैं, लगभग 300 PCR प्रदेश भर में काम कर रही हैं।
धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियां ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है। विधानसभा के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक विधानसभा में कम से कम 10 गाड़ियां, 90 हैं तो सुनिश्चित हो जाए। हर एक को लगे कि मेरे साथ कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या विपत्ति आ गई, विपत्ति के समय हर व्यक्ति कोई ना कोई साथी को ध्यान करता है कि मेरा कोई साथी हो तो मेरी इस समस्या में से मुझे निकाल दे। आज कोई भी हरियाणवी अब इसके बाद, कल के बाद अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेगा, बल्कि घटना होने पर, विपत्ति होने पर ये 112 जो है ये उसका वास्तविक साथी होगा। वहीं उन्होंने बताया कि डायल 112 प्रोजेक्ट के लिए पंचकुला के सेक्टर 3 में स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर के रूप में एक अत्याधुनिक भवन का निर्माण किया गया है। इस सेंटर को जिला स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष और फील्ड में तैनात इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल से डिजिटल रूप से जोड़ा गया। इसके लिए गुरुग्राम में 20% क्षमता वाला एक मिरर इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर स्थापित किया गया है। ये केंद्र फोन कॉल, SMS, ईमेल, 112 मोबाइल ऐप आदि सहित संचार के कई साधनों का जवाब देने में सक्षम है। ये जो सेवा शुरू की गई है, ये 24/7, 24/7 जो आज हमने दोनों यहाँ की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो CO है, चाहे वो DO है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं, इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। उसको हमने क्या कहा है? मिरर इमरजेंसी। तो एक मिरर इमरजेंसी सेंटर, मान लो ये सेंटर किसी कारण से कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारण से फेल हो जाए, बंद हो जाए, टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल चीज में खराबी आ सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक जाएगा। इसका एक मिरर इमरजेंसी सर्विस वो गुरुग्राम में भी स्थापित की गई है। उसकी कैपेसिटी इससे 20% है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस बंद नहीं होगी। और जो हमें सीडेक वालों ने बताया है कि अगर किसी कारण से गुरुग्राम भी फेल हो जाए तो फिर हैदराबाद में भी इसका डाटा हमारे पास है, तो हैदराबाद से सर्विस चालू रहेगी, सर्विस बंद नहीं होगी। वहीं समारोह के दौरान डायल 112 परियोजना को सफल बनाने के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 8 पुलिस अधिकारियों और सीडेक के 3 अधिकारियों को पदक प्रदान कर सम्मानित भी किया। पंचकुला से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। पंचकुला से हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत सीएम मनोहर लाल की ओर से की गई। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने इस प्रणाली को लेकर जानकारी दी है। हरियाणा में हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज और डीजीपी मनोज यादव की मौजूदगी में डायल 112 का शुभारंभ किया। समारोह में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है और इस परियोजना पर करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जिसमें कॉल सेंटर सॉफ्टवेयर के साथ साथ 630 नई इनोवा गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा के लोगों को वचन देते हुए कहा कि हरियाणा में कहीं भी पीड़ित तक पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट में पहुंचेगी और अपराधियों के हौसले पस्त होंगे। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी मां बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की गाड़ी
15 से 20 मिनट के बीच में उसके पास पहुंचेगी। इस बात का आज हम हरियाणा की जनता को वचन देना चाहते हैं। बहुत प्रयास किया गया इसके लिए। लगभग 300 करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये कॉल सेंटर है, सीडेक का सॉफ्टवेयर है, 630 नई इनोवा गाड़ियां हैं जो खरीदी गई। वहीं अनिल विज ने बताया कि हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली में 4 भाषाओं के जानकार कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी शामिल है। इसके अलावा विदेशी भाषा की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं ताकि किसी भी कॉल को अटेंड करने से छोड़ा न जा सके। हमने जो यहां पर कॉल सेंटर बनाया है उसमें मुख्यतः 4 भाषाओं का हमने प्रावधान किया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी, क्योंकि हमने सोचा हमारा प्रदेश बहुभाषी प्रदेश है। कई भाषाओं में बात करने वाले लोग रहते हैं यहां पर। ऐसा ना हो कि कोई हरियाणवी में अपनी समस्या बताए और हमारे कॉल सेंटर वाले को उसकी भाषा समझ ना आए। और शायद ये पहली बार हुआ है। हम हरियाणा हरियाणा तो करते हैं, लेकिन हरियाणवी की कदर और चिंता शायद पहली बार की जा रही है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई विदेशी भाषा से बात करता है, किसी और भाषा में बात करता है, तो उसकी भी हमने व्यवस्था की। इसके साथ ही अनिल विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस विभाग अब हाईटेक होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रणाली के तहत पारदर्शिता बढ़ेगी और ये रिकॉर्डेड भी होगी। इस प्रणाली की वजह से जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि इसकी निगरानी सिस्टम करेगा और सिस्टम किसी से भेदभाव नहीं करता। इससे कानून व्यवस्था में सुधार आएगा और कानून व्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट भी मिलने वाला है। आज से हरियाणा पुलिस विभाग हाईटेक होने जा रहा है। हाईटेक होने जा रहा है। सारी सुविधा पारदर्शी होगी, सारी सुविधा रिकॉर्डेड होगी। कोई भी जान सकता है कि उसने कितने बजे कॉल की थी और कितने बजे कितने मिनट में गाड़ी वहां पर पहुंची। जवाबदेही है और इसको सिस्टम मॉनिटर करेगा। हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। लॉ एंड ऑर्डर में एकदम बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने कोविड की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान एक दिन ऐसा भी था जब संक्रमण के 15 से 16 हजार केस राज्य में आया करते थे और अब ये घटकर 56 हो गए हैं। इसके पीछे पुलिस के जवानों की दिन रात की मेहनत है। कोविड की पहली और दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में वो दिन भी थे जब रोज के 15-16 हजार नए मरीज आते थे और आज नए मरीजों की संख्या 56 है। ये 16 हजार से 56 करने में किसी दवाई ने काम नहीं किया, इसमें पुलिस ने काम किया है। हमने जो नियम बनाए, जो कायदे बनाए, जो गैदरिंग की सीमाएं तय की, इंडोर आउटडोर की सीमाएं तय की, बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया, भीड़ को नियंत्रित करने का समय तय किया, ये सारा
मेरी हरियाणा पुलिस की वजह से हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान बहुत से कर्मचारी संक्रमित हुए और शहीद भी हो गए, लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए पुलिस ने अपनी एक बड़ी भूमिका अदा की है। पंचकुला से जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को हरियाणा राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों का परिचय करवाया। नवनियुक्त राज्यपाल के साथ उनके पारिवारिक सदस्य भी मौजूद रहे, जिसके बाद नवनियुक्त राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन से आए HAP के जवानों ने डीएसपी अभिलक्ष जोशी के नेतृत्व में राष्ट्रीय धुन बजाकर उन्हें सलामी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा को लेकर गठित आयोजन सह समन्वय कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह समेत विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी कर रहे हरियाणा राज्य ने कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत इन गेम्स का आयोजन फरवरी 2022 में करवाने का फैसला हुआ। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि कोविड-19 प्रोटोकॉल नियमों का पालन खेलों के दौरान किया जाना चाहिए, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स अंडर 18 श्रेणी में होने और ऐसे में नए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी इस कार्यक्रम के बारे में निरंतर बातचीत की जाए। हो सके तो हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान पर गेम्स का कोई ना कोई इवेंट करवाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं। खेलों का मस्कॉट धाकर तय कर लिया गया और जल्दी जर्सी और लोगो भी जारी कर दिया जाएगा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि दिल्ली के पानी में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जा रही है, इस पर बेवजह राजनीति हो रही है। पानी के लिए जिसमें कि हमने बिल्कुल भी कटौती नहीं की है। 1049 क्यूसेक पानी इनका तय है और म्यूनिक नहर से वो पानी इनको दिया जा रहा है, पर अपनी आंतरिक गड़बड़ियों को छुपाने के लिए खुद दिल्ली के लोगों के लिए पानी की व्यवस्था ना कर पाने के लिए, अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए हरियाणा के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लोहारू में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना, उनका समाधान किया। आपको बता दें कि स्वर्ण जयंती पार्क में ओपन जिम का उद्घाटन भी उन्होंने किया। उन्होंने जनता दरबार की जानकारी दी और कांग्रेस नेत्री के सवाल का जवाब भी दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोक निर्माण विश्राम गृह में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया। साथ ही कुछ शिकायतों का निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्वर्ण जयंती पार्क में 25 लाख की लागत से लगाए जा रहे ओपन जिम का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने जनता दरबार में आए लोगों को संबोधित किया, जिसके बाद कृषि मंत्री ने जनता दरबार की जानकारी दी। लोहारू के स्पीडबुल रेस्ट हाउस में जन समस्याएं सुनने के लिए उपायुक्त भिवानी के साथ सारे जिला स्तर के अधिकारी हमने बुलाए और लोगों की जो समस्याएं थी, छोटी छोटी समस्याएं, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की हो, कोई बिजली की समस्या हो, कोई पानी की समस्या हो, उनका दरखास्त हमने ली और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं कि एक निश्चित सीमावधि के अंदर इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें और एक एक समस्या जो दरखास्त दी है उसकी मैं मॉनिटरिंग करूंगा और अधिकारी जो हैं जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के ये नौकर हैं। जनता हमारी यहाँ सर्वोपरि है, जनता मालिक है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि जनता के पास जाके अधिकारी उनकी समस्याओं को सुन के उसका समाधान करें। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता किरण चौधरी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस का जनता से जुड़ाव खत्म हो चुका है और इसीलिए जनता कांग्रेस को स्वीकार नहीं कर रही।
कांग्रेस वाले जनता के द्वारा बार बार हराए जा चुके हैं, उनको टाइम पास करना है और जनता से उनका जुड़ाव जो है ख़त्म हो चुका है। ट्विटर के माध्यम से चाहे राहुल गांधी हो चाहे और उन दूसरे नेता हो, जनता से जुड़ाव नहीं है। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से अपने जो बयान देते रहते हैं, जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है। उनके द्वारा उनका जो है जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि लोकतंत्र के अंदर कानून बनाने का अधिकार सरकारों को है। ऐसे में कुछ लोग भेष बदलकर किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर किसानों को बदनाम कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए लोहारू से महासिंह शौरान की रिपोर्ट। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रथला के गांव चंदावली में प्रथला से विधायक नैनपाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे, जहां विधायक नैनपाल रावत ने केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को केंद्र में नई जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य सिर्फ देश का विकास करना है और इसी कड़ी में उन्होंने विपक्ष को भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई सालों से देश को लूटा और कांग्रेस के राज में 2009 से लेकर 2014 तक एमएसपी पर जितनी खरीद हुई थी उससे डबल खरीद मोदी सरकार ने एमएसपी पर की है और देश के किसानों को इससे फायदा हुआ। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश के किसानों को गुमराह करने का काम किया है। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपनी मेहनत और लगन के साथ कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। देखिए, ये सारे जितने भी दायित्व मिलते हैं जो लोगों की सेवा करने के लिए, और मोदी सरकार का तो लक्ष्य ही देश के लिए काम कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी टीम देश के लिए काम करती है, किसी व्यक्तियों को, और देश में सब हर व्यक्ति आता है। तो इसलिए हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए सब काम करते हैं। किसानों के हित मोदी सरकार के लिए सर्वोपरि है और आज़ादी के बाद जितने फैसले किसानों के हित में मोदी सरकार ने किए, मैं समझता हूँ इतना फैसला किसी ने भी आज तक नहीं किया। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष दिखता है। किसान के लिए जो किसान सम्मान निधि है किसान के खाते में जाती है। एमएसपी पर जितनी खरीद कांग्रेस के राज में 2009 से 2014 तक हुई, उससे डबल खरीद एमएसपी पर मोदी सरकार ने की है। और न सिर्फ धान और गेहूं की, बल्कि तिलहन, दलहन, कपास, मक्का, बाजरा सबकी एमएसपी पर खरीद की है। और एमएसपी का जितना रेट मोदी सरकार ने बढ़ाया है, जितना कभी तक किसी ने नहीं बढ़ाया। पहली बात तो मंत्री जी जो प्रथला क्षेत्र में आए हुए हैं और ये कार्यालय भी इनका है, ये पार्टी का कार्यालय है, पार्टी के लोगों का कार्यालय है। और जहाँ तक खुशी की बात है, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर अपनी मेहनत, लगन, कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हुए आज इतना बड़ा विश्वास जो इन्होंने माननीय मोदी जी और सरकार में बनाया है, मैं जितना भी केंद्रीय नेतृत्व है उसका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ प्रथला विधानसभा की तरफ से कि एक ऐसे जुझारू व्यक्ति को, ऐसे कर्मशील व्यक्ति को जो प्रमोशन माननीय मोदी जी की सरकार में मिली है, उसके लिए मेरा प्रथला क्षेत्र, मेरा परिवार सदैव माननीय मोदी जी की सरकार का ऋणी रहेगा। फरीदाबाद में आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत सोमवार से कर दी गई। इस मौके पर प्रथला के विधायक और हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नैनपाल रावत और सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही स्टेट ऑफिसर HSIIDC विकास चौधरी और वाई-फाई के पूर्व प्रधान सज्जन कुमार जैन ने भी इस मौके पर शिरकत की। इसी कड़ी में उद्योगपतियों ने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प लिया और बच्चों की तरह पौधों की देखभाल करने का प्रण भी लिया। आपको बता दें कि विधायक नैनपाल रावत ने इस कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा कि आज सभी को पेड़ों का महत्व समझ आ गया है और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान न जाए। साथ ही नैनपाल रावत ने दिल्ली NCR की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि धरने पर बैठे लोग कांग्रेस की बी टीम है। तो फरीदाबाद में पौधारोपण की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि आईएमटी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की है। शहर में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आपको बता दें कि उद्योगपतियों ने पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। HSWC के चेयरमैन नैनपाल रावत ने इसकी शुरुआत की है, वो भी इस दौरान यहाँ पर मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं।
यहाँ की जो एसोसिएशन है और रोटरी क्लब दोनों मिलकर के नए से नए कार्य करते रहते हैं। अभी इन्होंने इस IMT में जो HSIDC की जगह है 1 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है। पीछे भी हमने यहाँ पौधारोपण किया था और आज माननीय CGM साहब के साथ श्री मंगलेश्वर कुमार चौबे आज हमारे साथ हैं। उनके साथ आज एसोसिएशन ने मिलकर हमें पौधे लगाने का मौका दिया है। उसी रूप में आज हम यहाँ आए हैं क्योंकि पौधों की अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता है, पेड़ों की बहुत बड़ी महत्ता है। ऑक्सीजन की जरूरत अब कोरोना काल में जिस प्रकार से हमको पड़ी है, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं, कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। बिल्कुल, पौधों की ज़रूरत हमें कितनी है इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में हमने देखा है कि ऑक्सीजन की बेहद कमी देश के अंदर देखने को मिली थी, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे। हालांकि शुरुआत से बचपन से यह पाठ भी हमें पढ़ाया जाता है और इसीलिए इस पर और ज़्यादा ध्यान देने की हमें ज़रूरत है, ताकि हम अपने जीवन में कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 से 2 पौधे ज़रूर लगाएं और ठीक से उनका पालन पोषण भी करें। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फ़ौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता TV।